प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय श्री राम जी की। आइए कुंडली का विवेचना करते हैं। इनका जन्म है 10 दिसंबर 1980। समय है रात्रि का 8:30। नागौर जिला है राजस्थान के ये महाशय रहने वाले हैं। इनके कुछ प्रश्न भी हैं, धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, बच्चे, बीवी, परिवार, दोस्त और शिक्षा। आइए इसी पर आज एक चर्चा करते हैं, कुंडली का विवेचना करना शुरू करते हैं। देखिए, कर्क लग्न की कुंडली है। आप हमारे पिछले वीडियोस को देखेंगे। कर्क लग्न की कुंडली में भाव स्वामित्व के आधार पर कौन सा ग्रह कारक और कौन सा ग्रह अकारक होता है, इसकी हमने जबरदस्त व्याख्या दे रखी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट अब हम ग्रहों के रिलेशन से ही कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। कर्क राशि और चंद्रमा दोनों मन के कारक हैं। जब मन के कारक पर राहु की दृष्टि आ गई और मंगल की 8वीं नीच दृष्टि आ गई, तो जाहिर सी बात है कि मन में अशांति रहेगी, मन में अस्थिरता रहेगी, मन विचलित रहेगा, वेरिएबल माइंड का रहेगा, डिसीजन लेने में बार बार कंफ्यूजन होगा। और कर्क राशि पर मंगल की नीच दृष्टि है, तो जातक के अंतर्गत जातक के अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बदले की भावना जबरदस्त रहेगी। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। लग्न और लग्नेश, लग्न में राहु है और लग्नेश चंद्रमा भी सीधा राहु की दृष्टि प्रभाव में है, राहु केतु एक्सिस में है। लग्न और लग्नेश एक साथ पीड़ित हो गए हैं। चंद्रमा बाल्यावस्था का कारक है। जातक को बचपन में ही बीमार रहना, हेल्थ की प्रॉब्लम होना, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का होना। चंद्रमा सर्दी जुकाम का कारक है, इम्यून सिस्टम का कारक है। तो जातक का इम्यून सिस्टम कमजोर होना, जातक की WBC श्वेत रुधिर कणिका इम्यून सिस्टम यानी कि कमजोर होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना, सर्दी जुकाम आसानी से हो जाना, यह चीजें इतने से इंगित हो जाती हैं। लेकिन पुनः चंद्रमा लगन को देखकर लगन को बल देता है, तो जातक किसी भी बीमारी को जीत लेगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है। और मंगल अपनी नीच राशि को भले लगन को देखता है, लेकिन मंगल योग कारक होने से स्वास्थ्य से संबंधित उतनी बड़ी समस्या नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल जी योग कारक है, तो एवरेज में पाप प्रभाववश हेल्थ की प्रॉब्लम देंगे। इतनी चीजें निश्चित हो गई हैं। अब आप देखेंगे कि पंचम भाव पे इनके सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। जब कोई योग बनता है तो ये देखा जाता है कि ग्रह का नैसर्गिक गुण, धर्म और स्वभाव क्या है और ग्रह किन किन भावों के स्वामी है। तो सूर्य जी धन भाव के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में आते हैं, पूर्व जन्म के भाव में आते हैं, तो जातक किस्मत वाला होगा, पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप धन की प्राप्ति करता रहेगा। पुनः बुध 12वें घर के और तीसरे घर के भी स्वामी हैं। 12वां घर धार्मिक कार्य का और परोपकार का है और बुध यज्ञ अनुष्ठान आदि का करने वाला ग्रह है। और पंचम भाव पूर्व जन्म का है, मंत्र का है, तंत्र मंत्र का है, मंत्र साधना का भी माना जाता है। और बुध अनुष्ठान का ग्रह है और सूर्य आत्मबल, आत्मज्ञान और आत्म प्रकाश का ग्रह है। तो जातक के अंदर आत्मज्ञान होगा और आत्मज्ञान जब होता है और जब धार्मिक अनुष्ठान तंत्र मंत्र भी सिद्ध करेगा, तंत्र मंत्र तो नहीं लेकिन मंत्र साधना जरूर करेगा, ऐसा जातक गुरु से शिक्षा भी ले सकता है, दीक्षा भी ले सकता है। तो सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग है, एक तरफ सूर्य से के प्रभाव से धन योग बनाएगा, दूसरी तरफ जातक मंत्र साधना में लगा रहेगा, जातक गुरु दीक्षा ले सकता है, जातक यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान का कार्य भी कर सकता है। और पंचम भाव संतान का है, 12वें घर का स्वामी और अष्टम से अष्टम, 8वें तीसरे का स्वामी जब पंचम में जाता है तो संतान प्राप्ति में बाधा करता है। लेकिन सूर्य एक पुत्र का प्रदाता है और अपने मित्र मंगल की राशि में, लेकिन सूर्य यहाँ पर मार्गकेश का भी प्रभाव रखता है और राहु की नीच दृष्टि भी सूर्य पर पड़ती है और बुध पर, पंचम भाव पर। यह निश्चित है कि संतान से संबंधित कोई समस्या जरूर आएगी। गर्भपात हो सकता है क्योंकि शनि की भी दृष्टि है तीसरी और शनि भी मार्गकेश और अष्टमेश है। तो यहाँ पर संतान से संबंधित समस्या आना, गर्भपात आदि होना, पुत्र रत्न की प्राप्ति में बाधा आना। लेकिन हाँ, राहु एक पुत्र जरूर देता है और सूर्य भी यहाँ पर एक पुत्र देने को तैयार है, तो इनके एक पुत्र जातक को जरूर रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन राहु की नीच दृष्टि से हो सकता है कि पुत्र प्राप्ति में शादी के कुछ समय बाद देरी हो जाए, क्योंकि पंचम भाव में शीर्षोदयी राशि और शीर्षोदयी राशि तुरंत अपना रिजल्ट दिखाती है। तो अगर शादी के 2-3 साल के अंदर ही इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई हो तो यह निश्चित है उसके बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी।
अब ये चीजें निश्चित हो जाती हैं। अब गुरु और शनि का भी संयोग बना हुआ है। गुरु और शनि का संयोग कई रूपों में है। एक तो खष्टेश सप्तमेश, एक सप्तमेश भाग्येश, एक भाग्येश अष्टमेश और एक है खष्टेश और अष्टमेश। 4 तरह का रिजल्ट आएगा क्योंकि 4 राशियां इनकी बनी हुई हैं। पहले नैसर्गिक गुण धर्म और स्वभाव के आधार पर चर्चा कर लेते हैं। गुरु और शनि को दोनों को धर्म और अध्यात्म का कारक ग्रह माना गया है। शनि को तो मोक्ष का कारक ग्रह और संन्यास का कारक ग्रह माना गया है। और अष्टम से अष्टम तीसरा भाव भी, 8वां भाव अगर गूढ़ रहस्य का है, गूढ़ ज्ञान का है, मंत्र सिद्धि का है, साधना का है, और नवम भाव धर्म और अध्यात्म का है, भाग्य का है। तो गुरु और शनि जैसे तो आध्यात्मिक ग्रह का जब भाग्य भाव धर्म भाव पे प्रभाव पड़ेगा तो जातक के अंतर्गत संन्यास की प्रवृत्ति आ सकती है। जातक निहायत ही धार्मिक प्रवृत्ति का भी हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जातक मंत्र साधना में रुचि ले सकता है, गूढ़ ज्ञान गूढ़ रहस्य में भी रुचि ले सकता है, क्योंकि 8वें से 8वां तीसरा भाव में गुरु शनि दो आध्यात्मिक ग्रहों का प्रभाव है। फिर अगर देखेंगे कि खष्टेश और सप्तमेश का संबंध है तो खष्ट भाव रोग ऋण शत्रु का है, सप्तम भाव आपके बिजनेस व्यवसाय का और पत्नी का है। तो खष्टेश सप्तमेश का संबंध पत्नी से सुख को कमजोर करेगा, पत्नी को बीमार कर सकता है। अगर पत्नी के नाम से, आपने पूछा है बीबी, तो अगर पत्नी के नाम से बिजनेस व्यवसाय करते हैं तो कर्जे में भी आ सकते हैं। कोई संशय नहीं है कि सप्तमेश और भाग्येश का संबंध कुछ हद तक भाग्य की उन्नति तो करेगा, लेकिन खष्टेश और सप्तमेश का संबंध, खष्टेश और अष्टमेश का संबंध यह आपको कर्जे में डाल देगा, षड्यंत्रों में भी डाल देगा। पत्नी के नाम से बिजनेस व्यवसाय करेंगे तो कर्जे में डाल देगा और बिजनेस व्यवसाय में धन की हानि भी हो जाएगी। सप्तम भाव में चंद्र और केतु का ग्रहण दोष लगा हुआ है। ये इतना पर्याप्त नहीं है बिजनेस व्यवसाय और पत्नी के सुख को कमजोर करने के लिए। लेकिन जब आप देखेंगे कि सप्तमेश सप्तम भाव में केतु है और सप्तमेश शनि भी केतु की 9वीं दृष्टि में है और साथ में खष्टेश भी केतु की 9वीं दृष्टि में है। अब यह निश्चित है कि पत्नी से सुख कमजोर हो जाएगा। पत्नी के नाम से बिजनेस व्यवसाय करेंगे तो उसमें धन की हानि हो सकती है, बिजनेस व्यवसाय आपका स्लो हो सकता है, कर्जदार हो सकते हैं पत्नी के नाम बिजनेस करने से, या किसी भी प्रकार से कोई लेन देन करेंगे पत्नी के नाम तो आपको कर्जे की भी स्थिति आप पे चढ़ सकती है। यह चीजें निश्चित हैं। साथ में केतु चंद्रमा, केतु षड्यंत्र का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। तो अगर आपने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया तो पार्टनरशिप अगर आपने किया तो आपको बिजनेस व्यवसाय साझेदारी में जबरदस्त धोखा भी मिल सकता है। अब आपने ये भी कहा है कि हमारे दोस्त कैसे होंगे, तो दोस्त का स्वामी बुध पंचम भाव में है, राहु की नीच दृष्टि में है और अष्टमेश शनि की भी दृष्टि में है। अष्टम भाव षड्यंत्र का है, बाधाओं का है, संघर्षों का है। तो मित्रों के माध्यम से षड्यंत्र होना, बाधा होना, धोखा होना यह निश्चित है। लेकिन भाग्येश खष्टेश गुरु का भी जाना वही चीज इंडिकेट करता है केतु की पकड़ में। लेकिन भाग्येश गुरु भी है तो कोई कितना भी धोखा, कितना भी षड्यंत्र, कितना भी विश्वासघात कर ले, भाग्य बस प्रारब्धा बस आप निकलते जाएंगे। फिर अगर आप ये सोचते हैं कि आपका किस्मत कितना साथ देगी, तो जब अष्टमेश शनि भाग्य भाव को देखेगा तो भाग्य को बिगाड़ेगा। और शनि तो ऐसे भी कहता है कि हम अवरोध, रुकावट, संघर्ष और विलंब के कारक हैं। तो भाग्य में अड़चन आना, अवरोध आना, रुकावट आना, विलंब होना यह निश्चित है। लेकिन उसी समय भाग्य के स्वामी और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भी भाग्य भाव पे पड़ेगी। तो दुनिया में आपका कोई भी काम हो फाइनली अंततः रुका हुआ नहीं रहेगा, लेकिन हर काम बनेगा अवरोध, रुकावट, अड़चन, संघर्ष के बाद देरी से बनेगा, लेकिन अंततः जरूर बनेगा। महाशय मंगल को कर्जे का कारक कहा गया है और छठे भाव का शनि और मंगल को कारक कहा गया है। कर्जे का कारक अपने कर्ज भाव में बैठा हुआ है, योग कारक होकर बैठा हुआ है, तो बड़ी आसानी से कर्ज लेने के लिए लालच दे सकता है। यहाँ से भी कर्जे की स्थिति निर्मित होती है। फिर आप देखेंगे कि शनि और मंगल की 7वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर है। द्वादश भाव सैया सुख का होता है, तो पत्नी से रति का सुख कमजोर पड़ जाएगा, निश्चित रूप से पड़ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके बाद अष्टम भाव से हम षड्यंत्र, संघर्ष, बाधा, मुकदमा देखते हैं और मंगल को काल पुरुष की कुंडली में मुकदमे, दुर्घटना, बाधा आदि का कारक माना गया है। तो 12वां घर आपके जेल का है, अष्टम भाव आपके षड्यंत्र का है
और अष्टम भाव आपके मुकदमे का है, तो षड्यंत्र, बाधा, मुकदमा, भाव के स्वामी और दो दो कारक शनि और मंगल 12वें घर को देखते हैं। निश्चित रूप से जेल तक जाने की नौबत आपको आ सकती है। कोर्ट केस हो सकता है, मुकदमा भी हो सकता है, क्योंकि शनि और मंगल, अष्टमेश शनि और फिर मंगल जो कि कारक होता है दुर्घटना का, मुकदमा का, जेल भाव को देखता है। तो शायद कोई गलतियां हो जाए आपके साथ, अष्टमेश होने से कोई षड्यंत्र हो जाए और आपको कोर्ट केस मुकदमे में उलझना पड़े, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है और निश्चित रूप से आप उलझेंगे जीवन में। लेकिन ध्यान रखिएगा, छठा भाव से छठा भाव 11वां भाव होता है, भाग्य का स्वामी और भाग्य का कारक देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव को देखते हैं। तो अगर आप कर्जा लेते हैं, निश्चित रूप से कर्जे से भी उतर जाएंगे। अगर आप पे कोई षड्यंत्र होता है तो छठे से छठे 11वें घर को देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से आप कोर्ट केस और मुकदमे में भी अंततः विजय प्राप्त कर सकते हैं, जेल जाने से बच सकते हैं। लेकिन कोर्ट केस मुकदमे से बचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब देखिएगा, आपने पूछा है व्यापार कौन सा करें, तो शुक्र यहाँ पर मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाकर बैठा हुआ और नवमांश कुंडली में भी अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में बना हुआ है। सबसे बेहतरीन योग शुक्र के क्षेत्र में जाएगा। इसके बाद मंगल योग कारक होकर भाग्य भाव को देखता है तो भाग्य की वृद्धि करेगा, और इसके बाद देवगुरु बृहस्पति भी भाग्य के कारक होकर भाग्य भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव को देखेंगे तो इसमें वृद्धि करेंगे। तो निश्चित ये करना है कौन सा व्यापार करें। तो मुझे लगता है सर्वाधिक अनुकूल शुक्र का व्यवसाय ही किया जाए तो ज्यादा अनुकूल है, और मंगल का व्यापार किया जाए तो ज्यादा अनुकूल है, क्योंकि गुरु जी तो शनि के पाप प्रभाव में है। तो संघर्ष और बाधा के बाद अंततः सफलता देंगे, उसके पहले कोई सफलता देने वाले नहीं है। शुक्र से संबंधित व्यापार आता है, होटल है, रेस्टोरेंट है, कॉस्मेटिक गिफ्ट्स है, प्लास्टिक का सामान है, डेकोरेशन का काम है, जनरल स्टोर का काम है। आप जो घरों के बनने में बिल्डिंग मटेरियल्स में, सारे बिल्डिंग मटेरियल्स तो शनि का क्षेत्र है, जैसे पाइप है, जो प्लम्बरिंग का काम होता है आप उसको भी कर सकते हैं। आप मैरिज हॉल भी चलवा सकते हैं। मंगल यांत्रिकी का कारक है, लोहे के साथ साथ मशीनरी के जो आंतरिक होता है उसका भी कारक है। तो अगर आप पाइप प्लम्बरिंग का काम करते हैं तो उसमें आप लोहे को इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन शनि मुख्य रूप से लोहा है तो कुछ ना कुछ बाधा जरूर देगा। तो शुक्र से संबंधित बिजनेस जो मैंने बताया उसको आप कर सकते हैं। और अगर आप कोई और बिजनेस करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसको हमसे अलग से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, हम बता देंगे ये बिजनेस सफल होगा कि नहीं। लेकिन शुक्र से संबंधित जो मोटा मोटा बिजनेस होता है उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। बात रही धन योग की, तो मंगल यहाँ योग कारक होकर छठे घर में तो आ चुका है। दसम का स्वामी और पंचम का स्वामी छठे में आया तो यहाँ पर दसम भंग हुआ। कार्य क्षेत्र में, बिजनेस व्यवसाय में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको देखना ही पड़ेगा। लेकिन मंगल भाग्य भाव को देखेगा, पुनः भाग्यवश आप बिजनेस व्यवसाय में तरक्की कर लेंगे। शुक्र भी अच्छा फल करेगा। गुरु तो अंततः आपका काम बना ही दे रहा है संघर्ष और बाधाओं के बाद शनि के परिणाम स्वरूप। अब आपका है शिक्षा। देखिएगा, सूर्य और बुध का बुधादित योग है। गुरु पंचमार्थ पंचम भाग्य भाव को देखते हैं, साथ में शनि का भय प्रभाव है। निश्चित रूप से आपके दिमाग में, मन में स्थिरता नहीं है। लेकिन विद्या का स्वामी पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ और शनि से दृष्ट है। तो आपको डिग्रियां हो सकती हैं ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, लेकिन इतना निश्चित है कि आप दिमागदार होंगे, समझदार होंगे, बुद्धिमान होंगे, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है। वहां पर सूर्य और बुध का बुधादित योग बना हुआ है और पंचम से पंचम नवम पर भी गुरु का प्रभाव बना हुआ है। तो आप निश्चित रूप से बुद्धिमान होंगे, शिक्षित होंगे, समझदार होंगे। लेकिन विद्या अध्ययन में रुकावट जरूर आई होगी, रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आया होगा। हालांकि चतुर्थ भाव से ग्रेजुएशन की शिक्षा देखते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन किए थे तो शुक्र अच्छा फल ही करने वाला होगा। अब आपका है दोस्तों से तो बता दिए भैया, षड्यंत्र मिलना तय है। बात करते हैं आपके परिवार की। तो देखिएगा, परिवार भाव मुख्य रूप से दूसरा भाव और चतुर्थ भाव देखा जाता है। दूसरा भाव आपके बचपन का परिवार है और चतुर्थ भाव आपकी माता का परिवार है। यहाँ पर शुक्र है। परिवार के लिए आप खूब अच्छा करेंगे, खूब प्रेम करेंगे, पूरे परिवार को लेकर चलने वाले आप होंगे, निश्चित रूप से होंगे। और निश्चित रूप से अच्छे परिवार में आप जीवन का निर्वाह भी करेंगे। और दूसरे घर का स्वामी पंचम भाव में भी आ चुका है, तो इसलिए परिवार पर आप धन का खर्च भी कर सकते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी भी आप उठा सकते हैं।
धन, व्यापार, बच्चे, बीवी, परिवार, दोस्त, लगभग सब कुछ हो गया। बात कर देता हूँ बच्चों की। तो बच्चों को संतान प्राप्ति में बाधा बता ही चुका हूँ, मिसकैरेज आदि हो सकता है बता ही चुका हूँ। बच्चे का भाग्य कैसा होगा देखिएगा, यहाँ पर सूर्य के प्रभाव से बच्चे का भाग्य अच्छा जा रहा है, लेकिन राहु और बुध के प्रभाव से और शनि के पाप प्रभाव से नकारात्मक भी जा रहा है। लेकिन पंचमात पंचम, संतान का कारक, पुत्र का कारक देवगुरु बृहस्पति पंचमात पंचम नवम भाव को देखते हैं। अतः थोड़े से संघर्ष के बाद बचपन में किशोरावस्था का कारक बुध ग्रह है, किशोरावस्था में थोड़े से हेल्थ इशू के बाद आपका बच्चा निश्चित रूप से तरक्की कर जाएगा, निश्चित रूप से कर जाएगा, लेकिन कुछ अड़चनें जरूर रहेंगी। राहु और सूर्य और बुध और राहु और शनि के प्रभाव से बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होगा, लेकिन फिर वही चीज़ है कि राहु का पंचम पे प्रभाव दिमाग में उसकी स्थिरता नहीं रहने देगा, मन में उलझन और बेचैनी करता ही रहेगा। तो इस प्रकार से आपकी कुंडली की संपूर्ण विवेचना समाप्त होती है। आपने कहा था समय का बच्चा होगा, गुरु में गुरु चल रहा है मई 2020 से जुलाई 2022 तक, यह समय आपके लिए अनुकूल है। इसमें भी शुक्र प्लस सूर्य चलेगा जून 2021 से नवंबर 2021 तक। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा है। तो मिला जुलाकर मई 2020 से जुलाई 2022 तक का आपका समय अच्छा है। इस बीच अगर आपने कहीं कर्जा दिया हुआ है तो गुरु की दृष्टि लाभ भाव का कारक होने से, भाग्यश होने से आपका रुका हुआ पैसा आ सकता है, आपका कर्जा चुक सकता है जुलाई 2022 तक। प्रिय दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं तो मात्र 501 रुपये में हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं, संपूर्ण कुंडली की तार्किक विवेचना करते हैं और आपको साथ में सटीक उपाय भी देते हैं। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपये में हम आपकी संपूर्ण कुंडली की विवेचना करते हैं, आपके सभी प्रश्नों का सटीक और तार्किक जवाब देते हैं, साथ में अपने भी तरफ से हम विवेचना करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल पर लगे वीडियोस पसंद आते हैं, ज्योतिष में आप अपना ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मेरे वीडियोस से, मेरे चैनल से आप जुड़ें और ज्योतिष में ज्ञान वर्धन अपना करते रहें। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय सिया राम जी की।